औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, एसएससी का इम्तिहान बिल्कुल करीब है और मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए इस वक्त मैं लाइव हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आज का जो सेशन हमारा होने वाला है आप उससे इस्तेफ़ादा करेंगे। एक ख़ास बात यह है कि आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे आपने देखा है, आपको जो बैनर मिला होगा, बैनर पर आपने देखा है कि उसके ऊपर हमने लिखा है कि ये महा रिवीज़न है। तो आज का महा रिवीज़न आप सभी के लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है और इंशाल्लाह आप सब इससे खूब इस्तेफ़ादा करेंगे, खूब फ़ायदा उठाएंगे। यही मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसमें आखिर तक बने रहे, क्योंकि ये जो पीपीटीज़ मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की है ये आप सभी को बहुत काम आने वाली है। आप ने अब तक हिंदी पढ़ाई नहीं है या आपने हिंदी के कुछ असबाक पढ़े हैं, कुछ असबाक नहीं पढ़े हैं, कुछ नज़में पढ़ ली है, कुछ नज़में नहीं पढ़ी है, या आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मतलब ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। जिनको कम मार्क्स मिलने का खर्चा है वो ज़ायद मार्क्स ला सकते हैं, जिनको एवरेज मार्क्स मिलने का खर्चा है वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है वो इससे और ज़्यादा मार्क्स हासिल करके अपने फ़ीसद नंबरात को बढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग जो है वो स्कूलों से और अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जैसे जैसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो अपनी स्कूल का नाम, अपना नाम और अपनी स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट करें। अगर आप अपना नाम नहीं भी लिखना चाहते हो तो एटलीस्ट स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि कौन से ज़िले से और कौन सी स्कूल यहाँ पर शामिल हुई है। तो एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत इस्तकबाल करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे इस महा रिवीज़न की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको ये महा रिवीज़न देखने के बाद में इंशाल्लाह हिंदी का कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी। सब कुछ हिंदी का हमने एक ही जगह पर समेटने की कोशिश की है, इसके लिए इसको नाम दिया गया है महा रिवीज़न। एक और बात बताता चलूँ कि मराठी का भी महा रिवीज़न हमारा तैयार है। आप जानते हैं कि बहुत जल्द जो है वो ये पर्चा होने वाला है आपका बुध के रोज़ 16 तारीख को, 16 मार्च 2022 को। उसकी भी सारी तैयारी हमने कर रखी है। इंशाल्लाह मैं कुछ ही देर में उसकी भी लिंक जो है वो शेयर करूँगा यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। आप वहाँ से कॉपी करके या वहाँ से आप बाद में जो है सुकून से बैठकर मराठी का भी रिवीज़न देख सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया न करते हम लोग शुरुआत करते हैं। एसएससी क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं, विषय हिंदी संयुक्त, जो कि 40 मार्क्स के लिए है। अगर यहाँ पर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी जो है वो प्रश्न तीसरा और चौथा बहुत काम आने वाली चीज़ है। प्रश्न पहला और दूसरा तो उसे इतना काम नहीं आएगा क्योंकि वो सारा के सारा कंटेंट संयुक्त का है, लेकिन प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा भाषा अभ्यास और रचना विभाग का आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो आप भी जो है प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा यहाँ पर ज़रूर देखें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गद्य विभाग जो है, विभाग 1, मतलब जो पहला प्रश्न होगा वो विभाग 1, उसमें पहला गद्य विभाग। गद्य विभाग की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें जो पहली इकाई है, पहली इकाई में आप लोगों को 25% रिड्यूस सिलेबस के साथ में, मतलब 25% रिड्यूस सिलेबस को अगर हम इलाहिदा करें तो हमें 3 लेसन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। एक, खोया हुआ आदमी, दूसरा, सफ़र का साथी और सिरदर्द, और तीसरा, अनोखे राष्ट्रपति। तो ये 3 लेसन की अगर हम तैयारी करेंगे तो ये 3 लेसन में से एक जो है लेसन का पैराग्राफ वो आपके मार्च 2022 के पर्चे में आपको दिखाई देगा। मतलब ये 3 लेसन में से
किसी एक लेसन के ऊपर आपको एक पैसेज, पहला पैसेज पूछा जाएगा। तो अब कौन कौन से सवालात हो सकते हैं, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। कौन से सवालात हो सकते हैं, सवाल पूछने का तरीका क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहला खोया हुआ आदमी से। पहला सवाल आपके सामने, रिवीजन भी आपका होता रहेगा और आप जवाबात भी देखते रहेंगे कि जवाब किस तरह से लिखे जाएंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले कौन कौन थे? गांव की गाय, गांव की भैंसें, गांव के बच्चे और गांव के बड़े बुजुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एक्टिविटी आपके सामने, खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। जवाबात क्या होंगे देखेंगे हम। गांव वाले खूब मेहनत करने लगे, गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। और आगे बढ़ते हैं हम। एक और एक्टिविटी, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। भविष्यवाणी, झमाझम बारिश, खुशहाली और गंधक। तो भविष्यवाणी से हमने प्रश्न बनाया, खोया हुआ आदमी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता था। नेक्स्ट, झमाझम बारिश, बच्चे बड़े किस में भीगने का आनंद लेने लगे। नेक्स्ट, खुशहाली, गांव में क्या आई। नेक्स्ट, गंधक, गांव में किसकी बू फैल गई। आगे बढ़ते हम। एक और एक्टिविटी का प्रश्न है कि गांव में आए आदमी को देखकर कुत्तों की प्रतिक्रिया। एक, कुत्तों को वह आदमी पागल लगा। दूसरा, वह उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। आदमी को देखकर बच्चों की क्रियाएं क्या हुई। बच्चे पूरी दोपहर उसे छेड़ते रहे और तंग करते रहे। दूसरा, बच्चों ने उस पर पत्थर फेंके। आगे बढ़ते हम। एक्टिविटी के और क्वेश्चंस है। गांव के लोगों को खोया हुआ आदमी बेहद अपना सा लगा। सत्य असत्य लिखना है। जवाब है सत्य। खोया हुआ आदमी गांव में रहने के लिए राजी नहीं हुआ, यह असत्य है, वो गांव में रहने के लिए राजी हो गया था। आगे बढ़ते हम। खोए हुए आदमी के अनुसार सफलता का मंत्र क्या है। गांव वालों के विश्वसनीय व्यवहार में है, गांव वालों के सहज और सरल व्यवहार के परिणाम में है, गांव वालों के कठिन परिश्रम के परिणाम में छिपा है। जवाब क्या होगा। खोए हुए आदमी के अनुसार सफलता का मंत्र है गांव वालों के कठिन परिश्रम के परिणाम में। आगे बढ़ते हम। खोया हुआ आदमी खो चुका था क्या। अपना नाम, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना पता। नेक्स्ट, सपना, इसने देखा यह देखा। इसने देखा गांव की एक वृद्धा ने, और यह देखा खोया हुआ आदमी उसका ही बचपन में खोया हुआ बेटा है। वृद्धा इस प्रकार अपना जीवन चलाती, घास काटकर, उपले थापकर और लकड़ियाँ इकट्ठा कर। तो इस तरह से जवाबात लिखे जाएंगे। आप देखिए तरीका, और रिवीजन भी आपका होता रहेगा। आगे बढ़ते हम। इनके बारे में खोया हुआ आदमी गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। आंधी व तूफान के बारे में, चक्रवात के बारे में, ओले पड़ने के बारे में और टिड्डियों के हमले के बारे में। नेक्स्ट, गांव के दलितों के प्रति खोए हुए आदमी का व्यवहार ऐसा था। खोए हुए आदमी ने दलितों से मित्रता कर ली, उनके कर्तव्य समझाने लगा, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताने लगा और वह दैनिक कार्य में उनकी मदद करने लगा। और आगे बढ़ते, गांव के किनारे इनके घर थे। किनके थे। तो दलितों के और मुसलमानों के। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। कैसी स्थिति थी गांव की बदली हुई। गांव के सभी जाति पाति धर्म के लोग मिलजुल कर होली दिवाली मनाने लगे और सभी प्रकार के झगड़े टंटे मिट गए। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया और दलितों का शोषण बंद हो गया। आगे बढ़ते हम। गांव में खेती के लिए यह सामग्री नहीं थी।
कौन सी सामग्री नहीं थी? तो अच्छा बीज नहीं था और खाद नहीं थी, तो जवाब होगा अच्छा बीज और खाद। नेक्स्ट, दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर विद्वान दिया हुआ है। सबसे पहले लिंग परिवर्तन करना है, पहचानना नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। परिवर्तन करना और पहचानने में फ़र्क है। यहाँ पर विद्वान एक वचन होता, अगर लिंग पहचानना होता, माफ़ कीजिए, पुरुषवचनी होता, चूँकि अगर पहचानना होता, लेकिन लिंग बदलना है, परिवर्तन ऊपर लिखा है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विदुषी, और विद्वान का वचन हो जाएगा विद्वांस, विरुद्धार्थी हो जाएगा मूर्ख, और पर्यायवाची हो जाएगा बुद्धिमान, या पंडित भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हम। आदमी का, फिर यहाँ पर लिंग पहचानना है तो पुल्लिंग है। वचन विलोम शब्द हो जाएगा औरत, वचन आदमी हो जाएगा, परिवर्तन और पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इंसान। वृद्धा लिंग है वृद्ध, विलोम जवान, विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा जवान, वचन वृद्धाए, और पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बुढ़िया। नेक्स्ट, खोया हुआ आदमी। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जहन, लिहाजा, स्मृति और लोप। जहन दिमाग, लिहाजा इसलिए, स्मृति याद, और लोप अभाव। नेक्स्ट, विलोम शब्द परिचित, अपरिचित, अपना का पराया। वचन बदलिए के जाति का जातियाँ, तैयारी तैयारियाँ, स्मृति स्मृतियाँ, फैसला फैसले। ज़रूर आप लोगों का फ़ायदा हो रहा होगा इस रिवीजन सेशन में। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो धर्म के आगे उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनेगा अधर्म, और प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा धार्मिक। आप हमेशा याद रखेंगे कि उपसर्ग ऊ से आता है, ऊ ऊपर मतलब हमेशा पहले आएगा, और प्रत्यय जो है प से आता है, तो प्रत्यय जो है हमेशा पीछे आएगा। तो धर्म के साथ में हमने उपसर्ग लगाया अ, तो हो गया अधर्म, और धर्म के साथ में इक, ये जो है हमने प्रत्यय लगाया, तो हो गया धार्मिक। आगे बढ़ते हैं हम। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर और शब्द बनाना है। धर्म अधर्म हो गया, धार्मिक हो गया। आगे और एक प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द तैयार कीजिए। जैसे जीवन, तो जीवन का उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया आजीवन, और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जीवन दीप। गद्यांश में से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। तो ये बहुत आसान होता है। आप देखेंगे बीच की निशानी, आप देखेंगे धीरे धीरे, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, और बच्चे बड़े। तो बीच में जो छोटा सा डैश आपको नज़र आ रहा है, उस तरह की निशानी शब्द युग में होगी। जैसे शब्द युग में खुद आप देखेंगे, शब्द युग में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर भी आपको इस तरह की निशानी आप लोगों को नज़र आएगी। तो आपको पता चलेगा कि हमको यहाँ पर जो है वो क्या करना है। एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर देखिए शब्द युग में जिस तरह से लिखा हुआ है, ये शब्द युग में जिस तरह की निशानी आप देखेंगे, इस तरह की धीरे धीरे में भी आपको ये निशानी नज़र आएगी, पशु पक्षियों में ये निशानी नज़र आएगी, पेड़ पौधों में ये निशानी नज़र आएगी, और बच्चे और बड़े में भी आपको ये निशानी नज़र आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वाणी की मधुरता, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो वाणी की मधुरता क्या होती है? वाणी मनुष्य को ईश्वर की एक अनमोल देन है, इसलिए मनुष्य को इस ईश्वरीय देन का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में मधुर वाणी का विशेष महत्व है। अपने मधुर वचनों से हम किसी के निराश हृदय को में आशा का संचार कर सकते हैं। मनुष्य के मीठे बोल किसी के गम को खुशी में बदल सकते हैं। मधुर वाणी दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है। यह व्यक्ति का विशेष गुण है। मधुरभाषी व्यक्ति को आदर मिलता है। मधुर वाणी से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। मधुर वाणी व्यवसायी को व्यापार धंधे में लाभ पहुंचाती है। नौकरी पेशा व्यक्तित्व को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान दिलाती है। वाणी की मधुरता से परिवार में मेल जोल का माहौल बना रहता है। वाणी की मधुरता से आपसी लड़ाई झगड़े भी मिट जाते हैं। लेकिन मधुरभाषी व्यक्ति को
अपनी भाषा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसे मधुर वचन बोलकर किसी को ठगने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी हासिल कर सकते हैं। एक और प्रश्न है खोया हुआ आदमी का, मानवता ही सच्चा धर्म है। चूँकि हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारा रिवीजन हमको करना है, तो मैं चाहूँगा कि मैं जवाबात पढ़कर ना सुनाऊँ, बल्कि आप अगर चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले जहाँ पर ज़रूरत होगी, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको सुकून से पढ़ सके। मानवता ही सच्चा धर्म है पर किस तरह से हम लोग जो है हमारा कंटेंट तैयार कर सकते हैं, और जो स्वमत का प्रश्न आता है वो किस तरह से लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें, जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए हम आ चुके हैं हमारे तीसरे लेसन पर, सफ़र का साथी और सिर दर्द। प्यारे बच्चों, मैं जितनी एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ इनमें से एक पैसेज आपको ज़रूर होगा इम्तिहान में, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही वही है, 25% रिड्यूस सिलेबस के एतबार से। तो एक सबक हमने कंप्लीट किया अभी, और अब हम तीसरे सबक पर आ चुके हैं। हमारा दूसरा सबक, लेकिन जो आपकी फहरिस्त है उसका तीसरा सबक, सफ़र का साथी और सिर दर्द। तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है कि सफ़र में समाचार पत्र की स्थिति क्या थी। समाचार पत्र के मालिक के हाथ से समाचार पत्र मांगने वाले के हाथ में। उसने बेतरतीबी से मोड़कर दूसरे मांगने वाले की ओर बढ़ा दिया। अब समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से अलग हो गए। समाचार पत्र के पन्ने पूरे डब्बे में चक्कर काटने लगे। जवाब किस तरह से लिखा जाएगा, आपने देखा। सफ़र में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग कौन से हैं? समाचार पत्र के पन्ने से सीट झाड़ना, और दूसरा समाचार पत्र के पन्ने फैलाकर उस पर भोजन करना, मतलब खाना खाना। नेक्स्ट, परिच्छेद में प्रयुक्त समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द ढूंढकर लिखे। तो वो है भोजन, भजन। भोजन का मतलब होता है खाना, और भजन का मतलब होता है आराधना करना। और का मतलब होता है तथा, और का मतलब होता है तरफ। पत्र, एक पत्र पते को भी कहते हैं और एक पत्र समाचार पत्र को भी कहा जाता है। चाल, चाल, एक चाल होता है चलना और एक चाल होता है अपनी बारी। उत्तर, उत्तर, एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब, एक उत्तर का अर्थ होता है दिशा। और फिर आगे सवाल है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था शब्द युग्म किस तरह से ढूंढना है, यहाँ पर देखेंगे। अभी अभी, देखते देखते, ऐसे शब्द जहाँ भी आपको नज़र आएंगे आप फ़ौरन उनके जवाबात लिख लेंगे, बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। असत्य विधान के सामने को सत्य करके लिखा। अब असत्य विधान है, इसको सत्य करके लिखना है। पहला, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद नहीं था। यहाँ से हम लोग नहीं निकाल देंगे, पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक को पेट दर्द हो रहा था। पेट दर्द हो रहा था क्या? नहीं, सिर दर्द हो रहा था। लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मज़ा आता है, कम ज़्यादा मज़ा आता है। सभी सिर वालों को सिर दर्द होना आवश्यक है। तो सभी सिर वालों को सिर दर्द होना आवश्यक की जगह आएगा स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं हम। पाठ्य में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन। खाद्य व्यंजन के कुछ नाम आए हैं, आप देखेंगे, पूरी, कचौड़ी और पराठे। उसके बाद में पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। रेल, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, शंटिंग, स्टेशन मास्टर, सिग्नल, मेल ट्रेन और मालगाड़ी। ये कुछ शब्द है जो आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। क्या लिखना है? कारण लिखना है। मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। दूसरा लिखा है, लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी। लेखक थक कर चूर हो गया था, इसलिए उन्हें सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक रेल की खिड़की के बाहर झांककर यह दृश्य देखना चाहता है। क्या? प्राकृतिक दृश्य, दूर के दृश्य और सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य। इस तरह से जवाब लिखा जाएगा। इनके साथ इनके साथ उड़ना चाहता है लेखक। किनके साथ? पक्षियों के साथ। और इसलिए क्यों? अनंत के
और छोर नापने के लिए। इनसे यात्रा करना लेखक को पसंद नहीं। इससे यात्रा करना लेखक को पसंद नहीं। किससे? बस से यात्रा करना लेखक को पसंद नहीं है। इस व्यक्ति से लेखक का पाला पड़ा है, जो सीधे मुंह बात नहीं करता, जो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर ना आ जाए। नेक्स्ट, सहयात्री ने लेखक से ये प्रश्न पूछा कि रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली थी? आपको सिरदर्द कितने समय से है? और क्या यह पौत्रुक बीमारी है या केवल आपको ही है? और कल क्या खाना खाया था? तो इस तरह के कुछ सवालात किए। आगे बढ़ते हम। सफ़र में समाचार पत्र के होने वाले प्रयोग: सीट झाड़ना और भोजन करना। सहयात्री के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? तो बीवी और 2 बच्चे। और सहयात्री यहाँ काम करता था। कहाँ काम करता था? वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में। कहा ना उसने, लोगों की सैलरी बनाते बनाते अपना भी, लोगों के अकाउंट मतलब दुरुस्त करते करते अपनी भी सैलरी निकल जाती है, इस तरह का कुछ जुमला है। तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में काम करता है सहयात्री। भोपाल के इन स्थानों के नाम गद्यांश में आए हैं। तो भोपाल के कुछ स्थानकों के नाम आए हैं। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का एक मशहूर शहर है। हबीबगंज, अरोरा कॉलोनी, टीटी नगर और तुलसी नगर। सिरदर्द लेखक के अनुसार बिना आरक्षण के यात्रा करना, और सहयात्री के अनुसार आरक्षण करवाना। मतलब लेखक को लगता है बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द है, और सहयात्री को लगता है कि आरक्षण करवाना सिरदर्द है। इनमें इशारे इशारे में बात होती है। जिस यात्री के पास टिकट नहीं है और रेल कंडक्टर। सांझ हो जाने पर रेल के डिब्बे में आया यह परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया? डिब्बे की बत्तियां जलने लगी और लोगों ने अपने अपने हॉल डॉल बिछाए। नेक्स्ट, सत्य विधान को सत्य करके, असत्य विधान को सत्य करके लिखना है। लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ज़्यादा पसंद है। लेखक को पेट दर्द हो रहा था, नहीं, लेखक को सिर दर्द हो रहा था। लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। और सभी सिर वालों को सिर दर्द होना स्वाभाविक है, तो यहाँ पर आएगा सभी सिर वालों को सिर दर्द होना स्वाभाविक है। अस्वाभाविक की जगह स्वाभाविक आ जाएगा। आगे, गद्यांश पढ़कर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे सौंदर्य। कभी कभी लेखक की दृष्टि नदी के किनारे क्या निहारना चाहती है? सौंदर्य निहारना चाहती है। और रेल लेखक किससे यात्रा करते हैं? तो यहाँ पर एक शब्द दिया जाएगा, उससे हमको क्या करना होगा? क्वेश्चन तैयार करना होगा। और निम्नलिखित शब्दों के समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द लिखिए। सात और गिर। सात का समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द होगा सात, और गिर का घिर। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गुफा कंधरा कहते हैं, और नाज गर्व। अब विलोम शब्द लिखना है। आरक्षण का अनारक्षण, सुरक्षित का असुरक्षित, आगे का पीछे और प्रवेश का निकास। विराम चिन्ह। लेखक ने कहा टाइम बदल गया, तो लेखक ने कहा उसके बाद में टाइम बदल गया। अब इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, थोड़ा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखक ने कहा। कहा के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है क्या नज़र आ रहा है? ये कॉमा नज़र आ रहा है। उसके बाद में 6699 जब कोई कुछ बात कहता है तो ये दुहेरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये किया गया। और यहाँ पर ये आपको पूर्ण विराम नज़र आ रहा है, मतलब ये 1 2 3 और ये 4, मतलब कुल 4 विराम चिन्हों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हम। गद्यांश में से स्वदेशी शब्द ढूंढकर लिखे। स्टेशन मास्टर, शंटिंग, ये सारे स्वदेशी शब्द है। एटअप, 7 डाउन, मेल, रेलवे लाइन और सिग्नल। आगे बढ़ते हम। जिसका अंत ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनंत। जमीन के अंदर बना रास्ता, सुरंग।
नीचे दिए हुए अनेकार्थी शब्द लिखे। उपेक्षा का हो जाएगा उदासीनता या तिरस्कार। वचन बदलिए, पत्नी का पत्नियां और साथी का साथी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों से तद्धित तथा कृदंत शब्द बनाइए। तद्धित और कृदंत शब्द कैसे बनेंगे आप देखेंगे। कृदंत शब्द जो बनेगा क्रिया से, तद्धित शब्द बनेगा नाम, सर्वनाम और विशेषण से। तो चलिए देखते हैं। तद्धित शब्द झांकना, कृदंत हो जाएगा झांकी। तद्धित शब्द लिखना, कृदंत हो जाएगा लिखाई। और तद्धित शब्द जो है वो दौड़ना, कृदंत हो जाएगा दौड़ाक। और तद्धित शब्द सज्जन, कृदंत हो जाएगा सज्जनता। लाचार, लाचारी, परेशान, परेशानी। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चा, लिंग बच्ची, विलोम शब्द बूढ़ा, वचन बदलना है तो बच्चे, और पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लड़का। समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में विचार लिखिए। तो समाचार पत्र की आवश्यकता के ताल्लुक से एक आंसर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। कुछ आंसर हम लोग आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए भी मैं कहूँगा। पहले समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था। हालांकि अब इनमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञों के विचार, यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्ध के कारण अलग अलग होती है। समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती है। हालांकि उनमें से कुछ हफ्ते या सप्ताह में 2 बार, 1 बार या महीने में 1 बार भी प्रकाशित होती है। समाचार पत्र लोगों की आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार लोगों के एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समाचार पत्र बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली होते हैं और संसार की सभी खबरों व सूचनाओं को एक साथ एक स्थान पर लोगों को पहुंचाता है। सूचनाओं की तुलना में इसकी कीमत बहुत कम होती है। यह हमें हमारे चारों ओर हो रही सभी घटनाओं के बारे में सूचित करता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक और प्रश्न है, मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार लिखिए। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है ये प्रश्न, इसको भी एक मरतबा देख लेंगे। मेक इन इंडिया नीति क्या है, और मैं कहूँगा आपसे कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से कुछ देर इंतज़ार करता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए अपने मोबाइल का जो लॉक बटन होता है वो, और उसके साथ में जो वॉल्यूम की होती है वॉल्यूम कम करने वाली की, अगर उसको एक साथ प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक और है, अपनी किसी रेल यात्रा का अनुभव अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, 5वां लेसन और हमारे लिए तीसरा लेसन, अनोखे राष्ट्रपति। कृतियाँ देखेंगे। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण कैसे थे? सरल थी, साध्वी थी, ममतालु थी, और इसके अलावा और एक गुण था, क्षमामयी थी, माफ़ करने वाली। नेक्स्ट, राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। चौड़ा मुख था, चौड़ा माथा था, बड़ी आंखें थी, कुछ भारी नाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू की पोशाक कैसी थी? खादी की मोटी धोती, मोटा खुरदरा काला बंद गले का कोट, और गांधी टोपी। आगे देखेंगे हम विरुद्धार्थी शब्द। विद्यार्थी कैसा था? यह महादेवी वर्मा, और पढ़ाई क्या कर रही थी? बीए की। गद्यांश में इन शहरों के नाम आए हैं, प्रयाग, भागलपुर और पटना। राजेंद्र बाबू के मूँछों की विशेषता क्या थी? तो बड़ी बड़ी जो है ग्रामीणों जैसी मूँछें थी, और मूँछों के नीचे के होंठ पर भी रोमिल आवरण था। राजेंद्र बाबू को इन गुणों का साथ मिला था, प्रतिभा और बुद्धि का। नेक्स्ट, राजेंद्र बाबू की सामान्यता को इन्होंने गरिमा प्रदान की थी, प्रतिभा, बुद्धि और गंभीर संवेदना। व्यापकता यह है, व्यापकता क्या है? तो सामान्यता की शपथ है और संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखना। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू के निर्देश क्या थे? कि सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। और बालिकाओं के अध्ययन के आवश्यक अंग कौन से थे?
तो वो है कमरे की सफाई करना, झाड़ पोंछ करना और गुरुजनों की सेवा करना। 1 दर्जन सूप इन्होंने लाने के लिए कहा, राजेंद्र बाबू की पत्नी ने, और इससे बने हुए थे सिरकी से। इसे लाने के लिए कहा गया लेखिका को, और यहाँ से लाने के लिए कहा गया, कहाँ से, तो प्रयाग से। इन कपड़ों के नाम परिच्छेद में आए हैं। कौन से कपड़ों के नाम आए हैं? धोती, कुर्ता, मोजे और कोट। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य लिखिए। लेखिका ने राजेंद्र बाबू को सर्वप्रथम गद्यात्मक वातावरण में देखा, सत्य है। और सत्य में से जोड़ना या घटाना असंभव नहीं रहता, यह असत्य है, बल्कि असंभव है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों। भारतीय कृषक। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव एवं रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? और राजेंद्र बाबू, तो लेखिका को किसकी मुखाकृति देखकर ऐसा लगता था कि मानो उन्हें पहले कभी देखा है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ गद्यांश में से ढूंढकर लिखे। नज़र, दृष्टि, प्रणाम, अभिवादन, पक्षी, विहंगम या विहंग भी कह सकते हैं, और याद को स्मृति कहेंगे। पर्यायवाची शब्द रोमिल का हो जाएगा रोएदार, भूकुटी का कहेंगे भौ, ठुड्डी का हो जाएगा ठोड़ी, और वेशभूषा पहनावा। और यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द व्यक्ति की विशेषता या गुण व्यक्तित्व हो जाएगा। और शीत ऋतु में होने वाली छुट्टियाँ शीतावकाश, मतलब ठंडियों में होने वाली छुट्टियाँ शीतावकाश कहलाएगी। उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए। तो सत्य उपसर्ग युक्त शब्द बनेगा असत्य, और प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा सत्यवादी। संभव का उपसर्ग युक्त शब्द असंभव, प्रत्यय युक्त शब्द संभावित। उसके बाद में शब्द युग्म ढूंढकर लिखना है। तो शब्द युग्म प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर लिखना है गद्यांश में से। व्यापक से बना व्यापकता, सामान्य से बना सामान्यता, विशिष्ट से बना विशिष्टता, और गहरा से बना गहराई। नेक्स्ट, अनुभव। इस शब्द में निहित उपसर्ग के 2 शब्द बनाकर लिखे। अनुभव उपसर्ग है अनु, नए शब्द हम बना सकते हैं अनुकरण और अनुसरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो बुद्धिमान, यहाँ पर मान है प्रत्यय, मूल शब्द बुद्धि। पारिवारिक, प्रत्यय है इक और मूल शब्द है परिवार। रोमिल, प्रत्यय है इल और मूल शब्द है रोम। ममतालु, तो प्रत्यय है आलू और मूल शब्द है ममता। अनोखे राष्ट्रपति, उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। आवश्यक का हो जाएगा अत्यावश्यक, आवश्यकता। कर्म का सुकर्म और कर्मठता। समय का असमय और समय पूर्व। नेक्स्ट, उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे हृदय का सहृदय और दयालु, हृदयालु। सफल का असफल, सफलता। चंचल का अति चंचल और चंचलता। आगे बढ़ेंगे हम। सादा जीवन उच्च विचार पे अपने विचार लिखिए। तो ये आपके सामने है, आप यहाँ से आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ देर का इंतज़ार करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे हम बढ़ेंगे। एक और प्रश्न है, नारी जीवन में शिक्षा का अनन्य साधारण महत्व है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हम। दूसरी इकाई में 2 लेसन्स है जिनके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनमें पहला लेसन जो है वो है कलाकार, और दूसरा लेसन जो है वो है मुकदमा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 लेसन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिसके ऊपर आप लोगों को, मतलब ये दोनों में से एक तो कलाकार हो गया और उसके अलावा दूसरा जो हो गया वो है मुकदमा। तो ये जो है कलाकार और मुकदमा, ये दोनों लेसन ऐसे है कि इनमें से आपको एक पैसेज जो है वो इम्तिहान में ज़रूर आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा दोनों लेसन इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे कलाकार और मुकदमा दोनों लेसन पर।
तो साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था, कैसा था? सिर पर जटाएं थी, शरीर पर भस्म था, कमर में लंगोटी थी और माथे पर त्रिपुंड था। बीमार सेठानी पर धुनी की चुटकी भर राख का परिणाम लिखना है। तो वो क्या था कि धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी और बहुरूपिये की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति क्या हुई? तो सेठ जी की तबीयत जो थी वो क्या हो गई? सुधरने। सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए, उन्हें बहुरूपियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। नेक्स्ट, विधान सही करके लिखना है। तो पहला, बहुरूपिये हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। नेक्स्ट, एक बार सेठानी बीमार हो गई। थर्ड, सेठानी रोज आने लगी। और फोर्थ, साधु ने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। सेठ साधु के पास ये चीज़ें लेकर आया। कौन सी चीज़ें थी? सोने के गहने, मुहरों के कलसे, जवाहरों के कलसे और चांदी के गहने। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, 1, 2, 3, 4। तो चलिए, सबसे पहले बहुरूपिये का साधु का रूप लेना। नेक्स्ट, सेठानी का बीमार होना। नेक्स्ट, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना। और फोर्थ आएगा धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। आगे बढ़ते हम। इन लोगों का मनोरंजन करते थे बहुरूपिये। किसका? रईसों का और अमीरों का। तो जवाब हो जाएगा रईस और अमीर। और इनका रूप लेकर आते थे। किनका रूप लेकर आते थे? धोबी का और डाकिये का। उसके बाद ये साधु बनने के उपरांत बहुरूपियों ने यह किया, पहला अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा और डेरा लगाया। आगे बढ़ते हम। साधु के बारे में यह कहते थे लोग, एक, उनके उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से बड़े से बड़े कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हम। साधु द्वारा डेरा लगाने का परिणाम क्या हुआ? तो लोग उसके दर्शन को आने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। उसके यहाँ लोगों की भीड़ होने लगी और लोगों ने उसे महात्मा समझना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम। धन का लोभ आदमी को, साधु द्वारा सेठ को मिला यह उपदेश। साधु द्वारा सेठ को कौन सा उपदेश मिला? तो धन का लोभ आदमी को आदमी रहने नहीं देता। धन बढ़ने से लोभ भी बढ़ता है और भगवान के चरणों में ही सच्चा सुख होता है और संसार माया है। तो ये कुछ शिक्षाएं मिली थी उसे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। भस्म का हो जाएगा राख, सज्जन का हो जाएगा साधु का हो जाएगा सज्जन, उपदेश कहेंगे सलाह को और समाचार कहेंगे खबर को। नेक्स्ट, 3 आड़ी रेखाओं का तिलक क्या कहलाएगा? त्रिपुंड। कमर में बांधने का एक प्रकार का वस्त्र कहलाएगा लंगोटी। और जिसने संसार को त्यागा है वो है संसार त्यागी। कृदंत को इन कृदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखना है। झुकाव का हो जाएगा झुकाव, झुकना या झुकाना या झुकना। सोच का हो जाएगा सोचना। बनावट का हो जाएगा बनवाना और लगाव का हो जाएगा लगना। नेक्स्ट, शब्दों के अर्थ गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। पेशा का हो जाएगा व्यवसाय, नगर का हो जाएगा शहर, इनाम का हो जाएगा उपहार और धोखा का हो जाएगा विश्वासघात। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। कपड़े धोने का पेशा करने वाली एक जाति वो है धोबी। अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाला कौन है? बहुरूपिया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए। पहला व्यवहार का हो जाएगा अव्यवहार और उसका जो है प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा व्यवहारिक। उपसर्ग युक्त शब्द में कुरूप और प्रत्यय में रूपवान। रूप का हो जाएगा कुरूप और रूपवान। आगे बढ़ते हम। कृदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखना है। झुकाव में क्या है? झुकना, सोच में सोचना और बनावट में बनना और लगाव में लगना। कला के प्रति ईमानदारी सच्चे कलाकार की पहचान है। इस सुविचन को अपने विचार लिखिए सुविचन पर। तो सुविचन पर अपने विचार हमने लिखे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अभी जितना वक्त हुआ है मेरे ख्याल से तकरीबन हम 20 से 25 मिनट का सेक्शन मुकम्मल कर चुके हैं। देखते हैं आगे और कितना वक्त लगता है, जो कि एक और लेसन के बाद में हमारा पहला सेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। टोटल 4 सेशन हमें करने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे बढ़ते हैं हम। सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है, विषय पर अपने विचार शब्दांकित कीजिए। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये जवाबात आपको मिल सके। और आगे बढ़ते हैं हम। बहुरूपियों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है, अपने विचार लिखिए। बहुरूपी अब नज़र नहीं आते, उनका पेशा जो है वो समाप्त होते जा रहा है, इसके ऊपर अपने विचार लिखिए। आप स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ से भी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लेसन मुकदमा, ठीक है। तो सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पानी की मनमानी क्या है? कहीं बरसना कहीं ना बरसना। और पानी यहाँ बरसता है जहाँ पेड़ हो, जहाँ वन हो। उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। हवा बदबूदार होने का कारण क्या था? हवा बदबूदार होने का कारण था हवा में कारखानों की गंदगी और गैसें होती है। और हवा पर आरोप लगाया गया कि हवा में खुशबू नहीं होती। पानी अशुद्ध होने के कारण क्या है? लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। पशुओं को जोहड़ में तैरने छोड़ देते हैं। और गांव की गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। और कारखानों की गंदगी नदी के पानी में डाल देते हैं। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जोहड़ और साफ सुथरे। लोग अपने पशुओं को ठहरने के लिए कहाँ छोड़ देते हैं? और साफ सुथरे, बीमारियों से बचने के लिए घर कैसे रखने चाहिए? नेक्स्ट सही विकल्प चुनना है। हवा बदबूदार होने का कारण, हवा में कारखानों की गंदगी और गैस होती है। और हवा पर आरोप लगाया गया था कि हवा में खुशबू नहीं होती। पानी अशुद्ध होने के कारण क्या थे? लोग पानी की रखवाली नहीं करते। लोग पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ देते हैं। और पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। कूड़ा कचरा व अन्य गंदगी तालाब में फेंक दी जाती है। और कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाली का पानी छोड़ा जाता है। नेक्स्ट, दरबार में ये उपस्थित थे महाराज, हवा और पानी, कुछ लोग और मंत्री। इनके बारे में शिकायत की गई थी। हवा और पानी। पानी यहाँ से बरसता है नदियों और गहवरों से, और इन्हें लेकर बहता है गंदगी और बीमारियों को लेकर। इसके पंख उड़ रहे हैं, हवा बनी लड़की के पंख। और हवा के बारे में लोगों की शिकायत है, हवा में खुशबू नहीं है और हवा बदबू फैलाती है। और हवा के पास ये दो चीज़ें नहीं होती, खुशबू और बदबू। हवा के बारे में आदमी की शिकायतें क्या थी? लोगों की आंखों में मिट्टी डाल देती है और सब कुछ तबाह कर देती है। हवा का काम क्या है? चलना। और हवा लोगों के घर इनसे भी भर देती है। किन से भर देती है? रेत और कूड़े से। महाराज द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे? लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी। और हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। और प्रदूषण से बचने के उपाय खोजे और प्रदूषण रोकने के लिए उचित कार्यवाही करे। परिणाम लिखना है। हवा ने चलना बंद कर दिया तो क्या हुआ? हवा द्वारा चलना बंद होने से सभी घुटन महसूस करने लगे। और हवा आंधी बनकर आती है तो हवा आंधी बनकर आने से लोगों के घर रेत और कूड़े से भर जाते हैं। परिणाम लिखना है। भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस से क्या हुआ? कई लोग रात में सोते हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। और मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डालने से क्या होता है कि मरे हुए पशु पक्षियों को जब हम यहाँ वहाँ डालते हैं तो उससे हवा बदबूदार हो जाती है। और आगे बढ़ते हम। प्रश्न तैयार करना है। जोहड़ पशुओं को तैरने के लिए कहाँ छोड़ दिया जाता है? साफ सुथरे घर कैसे रखने चाहिए? एक और प्रश्न है यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो सदियों कहा जाएगा, गांव कब से ऊंची जगह पर बसा हुआ है? सदियों से। वृक्ष का आएगा कि वृक्ष जो है लोगों ने पहाड़ से क्या साफ कर दिया? तो वृक्ष साफ कर दिए है। ठीक है, आगे बढ़ते नीचे दिए गए तत्सम शब्द से तद्भव शब्द लिखे। ग्राम, ये जो है वो तत्सम शब्द है, मतलब
ये शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से आया हुआ है और इसका तद्भव शब्द जो मूल शब्द है वो हो जाएगा गाँव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यायवाची मिट्टी का हो जाएगा मृदा, निमंत्रण का हो जाएगा आमंत्रण, दुखी का हो जाएगा उदास और आंधी का हो जाएगा अंधड़। विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। हवा ने महाराज से कहा, फिर हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉमा नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद में दुहेरी अवतरण चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए, दुहेरी अवतरण चिन्ह, ठीक है, इस तरह का अवतरण चिन्ह होगा और यहाँ पर ये फुल स्टॉप ये होगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हम। लिंग बदलिए, महाराज का हो जाएगा महारानी और लड़की का हो जाएगा लड़का। गद्यांश में से शब्द योग में ढूंढ कर लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा पशु पक्षियों, यहाँ वहाँ, दूर दूर और आजकल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे तो वह स्थान जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठते हैं, दरबार और किसी विवाद का अदालत में सुनवाई, मुकदमा। शब्दों के अर्थ लिखिए। गहवर का हो जाएगा गड्ढा, निर्मल का हो जाएगा साफ, उलाहना का हो जाएगा शिकायत, शिकायत का हो जाएगा उलाहना और गंदगी का हो जाएगा मलिनता। पर्यायवाची शब्द पशु का जानवर, कारखाना फैक्ट्री, पहाड़ का पर्वत और वर्षा का बारिश। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाट कर लिखे। रखवाली का वाली प्रत्यय है, जिम्मेदार में प्रत्यय शब्द है दार। यहाँ पर हम देखेंगे कि लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक वचन बहुवचन लिखना है। हमने ढूंढ कर लिखा है। नदी, फसल, सड़क, नाली स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है पंखा, कूड़ा, गांव और वृक्ष। एक वचन हो जाएगा जो है वो बीमारी, आँख, आदत और मुकदमा, और बहुवचन हो जाएगा शिकायतें, गवाहे, सदिया और कारखाने। आगे बढ़ते हैं हम। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या होंगे आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक मरतबा इसको ज़रूर पढ़ कर जाइए, इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं हम। जल प्रदूषण को रोकने के लिए अपने विचार लिखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें आप। जल ही जीवन है विषय पर अपने विचार लिखिए, जल ही जीवन है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बल्कि मुझे तो लगता है मुकदमा लेसन जिस प्रकार बनाया गया है और जिन जो है वो मूल्यों का यहाँ पर जिक्र किया गया है तो वो सारे मूल्य बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे मूल्यों पर प्रश्न पूछना जो है एसएससी बोर्ड में ये स्वाभाविक चीज़ें है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हमें अच्छे मूल्य मिलते हैं, ऐसे मूल्यों वाले लेसन जो होते हैं उसके ऊपर प्रश्न पूछना बनता भी है। तो हो सकता है इसके ऊपर प्रश्न आए तो आप बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हवा प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए उपाय पर अपने विचार लिखिए। हवा प्रदूषण किस तरह से रोकेंगे, इसके भी जवाब यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। किस तरह से जवाब लिखा जाएगा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। आगे बढ़ते हैं हम विभाग 2 पर। पद्य विभाग है। आप जानते हैं कि इसमें एक नई कविता पूछी जाती है और एक प्राचीन कविता पूछी जाती है। नई कविता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 कविताएं हमको देखने को मिलेगी। एक सौंधी सुगंध, उसके बाद में मातृभूमि और तीसरा ऐसा वसंत कब आएगा। मतलब ये तीनों कविताओं की अगर हम बात करें तो ये तीनों कविताओं का एक सेट है। मतलब यहाँ से एक कविता पर प्रश्न आप लोगों को ज़रूर पूछा जाएगा। सौंधी सुगंध, मातृभूमि और ऐसा वसंत कब आएगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे। सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए। पहला, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, चारों ओर हरियाली छा गई, बाग बगीचे ताल तलैया मुस्कुराए, वृक्ष मस्ती में झूमने लगे और मस्त पवन चलने लगी। आगे बढ़ते हम। सुगंध मिट्टी से बोली, क्या बोली? बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली,
धरती ने मस्तक पर रोली लगाई है और पवन ने अपनी झोली खोल दी है। आगे बढ़ते हैं हम। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। गंध का हो जाएगा सुगंध और गंधहीन। सफल का हो जाएगा असफल, सफलता। निम्नलिखित पद्यांश पर दी गई सूचनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया कीजिए। बढ़ाता, यह पावस का मधुमास और इसे आस विश्वास। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार प्रतिक्रिया कीजिए। आकलन कृति प्रकृति के अंश कौन से हैं? तो बाग बगीचे, पावन, पवन, तरु व सागर और ताल तलैया। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार प्रतिक्रिया कीजिए। सुगंध मिट्टी से बोली, क्या बोली? बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पंक्ति का सरल अर्थ लिखना है कि सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। अब किस तरह से मतलब लिखा जाएगा कि वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती पर बारिश की बूंदों का गिरना शुरू हो जाता है। बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर मिट्टी को स्पर्श करती है, जिसके कारण मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध आने लगती है। यह सौंधी सुगंध मिट्टी से बातें करने लगती है। बारिश की बूंदों की अनुभूति से धरती प्रफुल्लित हो गई है, इसलिए जैसे ही बारिश थम जाती है वैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है। मोर को भी वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय है, अतः वह भी वर्षा ऋतु में खुश होकर कह रहा है कि चारों ओर हरियाली छा गई है। भीषण गर्मी के कारण धरती बंजर हो गई है। बादल बरसने के बाद हरियाली सा हरा वस्त्र धारण करने का धरती का जो सपना था अब वो पूरा हो गया है, और भला वर्षा के आगमन से कौन खुश नहीं होता है। नेक्स्ट, मातृभूमि कविता। फूलों की विशेषताएं क्या है? सुरभित है और सुखद है। जन्मभूमि की विशेषता क्या है? तो जन्मभूमि दुख हरने वाली है, वात्सल्य से भरी है और दया से परिपूर्ण है। इसके अलावा और एक गुण है कि विश्व को पालने वाली है। विशेषताएं पानी की क्या है? निर्मल है और पवित्र है, और पवन की शीतल है और सुगंधित है। मातृभूमि इनसे सुशोभित है। किनसे? तो सुंदर फूलों से, सरस फलों से, कई तरह की औषधियों से और श्रेष्ठ रत्नों की खानों से। फूलों की विशेषताएं क्या है? फूल सुरभित और सुंदर। जन्मभूमि की विशेषताएं क्या है? क्षमामयी है, शरणदायिनी है, विश्वपालिनी है और दुख हरता है। नेक्स्ट, शब्द समूह के लिए एक शब्द। पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं? एक शब्द आया है खगवृंद। और शेषनाग के फन को कहा गया है सिंहासन। समुद्र को कहा गया है रत्नाकर और सूरज और चांद को कहा गया है युग मुकुट। विशेषता लिखनी है पानी की। तो पानी कैसा है? निर्मल है और अमृत है। पवन शीतल और सुगंधित है। मातृभूमि इनसे सुशोभित है, ये हमने पहले देखा। आगे बढ़ते हम। विशेषता अंबर की क्या है? अंबर कैसा है? नीला। और पट कैसा है? हरित है। ये अभिषेक करते हैं कौन? प्योद। और प्रेम प्रवाह में बहने वाली कौन है? नदियाँ। पद्यांश में प्रयुक्त प्राकृतिक घटकों के नाम क्या है? अंबर है, सूर्य है, चंद्र है, रत्नाकर है। नदियाँ, फूल, तारे, खग और प्योद, ये सारे क्या है? प्राकृतिक घटक है, मतलब कुदरती ये कुदरत की मतलब कुदरती चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ पर लिखा है। कार्य करता है। चंद्र क्या करता है? ओस के जलकणों से सींचता है, और सूर्य क्या करता है? अंधकार को मिटा देता है। निम्नलिखित शब्द पढ़कर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द। औषधिया और वसुधरा। औषधिया एक से एक निराली क्या प्राप्त है? और पद्यांश में मातृभूमि के लिए प्रयुक्त नाम लिखिए। तो इस तरह से एक शब्द से हम लोग प्रश्न बना सकते हैं। सत्य असत्य। पहला, मनुष्य को आवश्यक सभी पदार्थ मातृभूमि से मिलते हैं, सत्य है। और भारत भूमि में धातुओं की खाने नहीं है, तो यह असत्य है। नेक्स्ट, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं से लेकर खाने शोभित कई धातु पर रत्नों वाली
इसका सरल अर्थ लिखना है। सरल अर्थ मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट हासिल कर सकते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। जहाँ सभी मनुष्यों के, कवि ऐसा वसंत चाहता है तो जहाँ सभी मनुष्यों के भूमि और गगन समान हो, सभी को भोजन, वस्त्र और घर मिले, और सबके अधर खिल जाए और आंखें हंसने लगे, और सबके जीवन में रस छा जाए। तुलना करना है प्राकृतिक वसंत और कवि के मन की कल्पना का वसंत। तो प्राकृतिक वसंत में हम देखेंगे कि पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं, और उसके बाद में वन उपवन में नए फूल खिल जाते हैं, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, और पृथ्वी पर नंदनवन बन जाता है। और कवि के मन की कल्पना के वसंत में सभी के आंगन में खुशियों के फूल खिल जाए, और मनुष्य के मन का प्रसून खिल जाए, और सभी के होठों पर मुस्कान छा जाए, और पृथ्वी पर सभी को समान अधिकार मिले। उत्तर लिखिए में हम देखेंगे, वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त दो ऋतुएं कौन सी है? ग्रीष्म और शिशिर, गर्मी और ठंडी। और सबके लिए समान है कौन? रवि और शशि। आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित शब्द पढ़कर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अधर, तो पद्यांश में इनके खिलने की बात हो रही है। आंखें, पद्यांश में इनके हंसने की बात हो रही है। उत्तर लिखिए, वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त दो ऋतुएं ग्रीष्म और शिशिर सबके लिए समान है। भूमि, गगन, पवन, रवि, शशि। तुलना करना है प्राकृतिक वसंत में प्रकृति एवं मानव जीवन, और पतझड़ में प्रकृति एवं मानव जीवन में। तो पहले वसंत में प्रकृति सदाबहार होती है, नए फूलों व पौधों का आगमन होता है, और वसंत सभी के जीवन में खुशियाँ लाता है। पतझड़ में जो है पेड़ के पत्ते अलग होते हैं, पेड़ वर्ण विहीन हो जाते हैं, और पतझड़ में मानव जीवन उसके समान दुखी एवं करुणामय दिखाई देता है। मानव के हृदय पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो किनका? सुख दुख का। और इनके आंगन का जिक्र पद्यांश में आया हुआ है, प्रसाद व कुटी के आंगन का। आगे बढ़ते हैं। कवि ऐसे क्षण का इंतजार कर रहा है जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम एवं हर्ष से प्रफुल्लित हो जाए, और मानव के हृदय की धड़कन इनमें समान होती है, सुख और दुख में। अब उसके बाद में हम देखेंगे, सीमित से हमने बनाया, प्रश्न तैयार किया कि कवि के मन में छाया हुआ वसंत कैसा है? तो सीमित है। और वंदन से भू पर अभिनव क्या बनेगा? तो वंदन। आगे बढ़ते हम। कवि को जन जन की चिंता है, सत्य है। मानव की दुनिया यह धरती का अभिनव नंदन नहीं बन सकती, यह असत्य है। आगे बढ़ते हम। सबको दे भोजन वसंत भवन से लेकर ऐसा वसंत कब आएगा? तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें सरल अर्थ का। आगे बढ़ते हैं, मध्ययुगीन कविता पर आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि सिर्फ दो कविता है, एक जिन्हें ढूंढा और एक अति सोहत श्यामजू। यही दो कविताएं आपको इम्तिहान में पूछी जाने वाली है। मतलब इन दो का एक सेट अगर हम बना ले मध्ययुगीन कविता का, तो एक जो है कविता आप लोगों को यहाँ से पूछी जाने वाली है। तो इसकी आप तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। दो ही कविता, इनमें से एक कविता 100% आपके पेपर में होगी। तो चलिए जानते हैं। पहले जिन ढूंढा, दोहों द्वारा प्राप्त सीख, वह तुम्हारे लिए बोएगा कांटा, तुम उसके लिए बोओगे फूल, और तुम्हें मिलेंगे फूल और उसे मिलेंगे त्रिशूल। नेक्स्ट, उचित जोड़िया, गुरु का हो जाएगा शिष्य, पंथी का हो जाएगा छाया, फूल का कांटा और कुम्हार का कुंभ। दोहे में आए सुवचन, बड़ा हुआ तो क्या हुआ से लेकर अति दूर तक, फल लागे अति दूर तक, और शीर्ष को से लेकर नहीं ले ये तक। जिन ढूंढा शब्द समूह के लिए एक शब्द। कस्तूरी की खोज करने वाला कौन है? मृग। किनारे पर बैठा रहने वाला कौन है? तो किनारे पर बैठा रहने वाला बौरा। तीन नोकों वाला अस्त्र कौन सा है? त्रिशूल। त्रिशूल कहा गया यहाँ पर। जो बलहीन है उसको कहा जाता है दुर्बल। दो में प्रयुक्त जो है शब्दों के दो अर्थ लिखना है। मृग हिरण को कहा जाता है और नक्षत्र को भी कहा गया है। कुंभ गढ़ा को कहा गया है और शिष्य को भी कहा गया है।
फल का मतलब परिणाम भी होता है और फल का मतलब खाने वाला फल भी होता है। बाल सिर के बाल को भी कहा जाता है और बाल गेहूं का जो फल होता है, गेहूं का जो गेहूं हम इस्तेमाल करते हैं वो गेहूं को अगर आप देखेंगे तो गेहूं के भी बाल होते हैं। कबीर के दोहों की विशेषताएं क्या है? तो धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह बताती है, नैतिक और सादगीपूर्ण जीवन की प्रेरणा देना और मानवता का समर्थन करती है और परोपकार की प्रेरणा देती है। खजूर के पेड़ की विशेषता क्या है? कि खजूर का पेड़ यह दोनों में असमर्थ है, पंथी को छाया देने में और फल देने में। ना वो पंथी को छाया दे सकता है और ना किसी को फल दे सकता है, क्योंकि उसके फल बहुत ऊपर होते हैं। बड़ा व्यक्ति वही कहता है जिसके बड़े होने से दूसरों का भला होता है। संसार में उन्हीं गुरु शिष्य को लोग याद करते हैं जो शिष्य अपने गुरु पर सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहता है और जो गुरु अपने शिष्य से कुछ भी नहीं लेता है, तो उन्हीं को जो है वो लोग याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यह निर्जीव है, लोहार की धोकनी, धोकनी से यह निकलती है हवा रूपी श्वास। पद्य में प्रयुक्त एक धातु का नाम, तो वो हो जाएगा लोहा। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसको कोई मार नहीं सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह ढूंढता है मृग और मानव, इसे ढूंढता है कस्तूरी को और ईश्वर को। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लोह भस्म हो जाए। तो इसका जो है सरल अर्थ यहाँ पर लिखा है, सरल अर्थ आप देख सकते हो, इस तरह से आप भी लिखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हम। गुरु कुमार शीस कुंभ है गड़गड़ गाड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। इसका भी सरल अर्थ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले आप। आगे बढ़ते हम। अति सुहत श्यामजू। तो वेदों में श्री कृष्ण को कहा गया है, क्या कहा गया है वेदों में, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेदों में जो श्री कृष्ण को कहा गया है, अखंड उन्हें कहा गया है, अभेद कहा गया है, अभेद जिसे कोई भेद नहीं सकता, अनंत कहा गया है जिसका कोई अंत ना हो, और अछेद कहा गया है जिसे कोई छेद न दे सके। श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाला कौन है? शेषनाग, गणेश जी, दिनेश यानी सूर्य और महेश यानी शिव जी। पद्य में उल्लेखित पक्षी कौन है? मोर और काग मतलब कौवा। कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र कचोटी, जिसको छोटी धोती कहा जाता है, और पाग मतलब पगड़ी। भिन्नार्थ शब्द यहाँ पर लिखेंगे, सिर पर चोटी और पर्वत की चोटी। दो चोटी है, एक तो सिर पर चोटी और एक पर्वत की चोटी। व्यास एक परिधि को भी कहते हैं और एक व्यास मुनि को भी कहा जाता है। पद्य में इस अर्थ के आए शब्द शोभा देता है क्या? सोहत, ग्वाला, बालाए, छोहरिया, गोरस देने वाली धेनु, और शुक मुनि को सुख कहा गया है। शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसको कोई खंड नहीं होता, अखंड। छाछ रखने का छोटा पात्र क्या है? छछिया, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, और जो सदैव चलता रहता है उसे कहते हैं निरंतर। आगे बढ़ते हम। कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है, गोकुल में ग्वाला बनकर रहना चाहता है, गोकुल के वनों में पशु बनकर रहना चाहता है, गोकुल में स्थित गिरिधर पर्वत का पत्थर बनकर रहना चाहता है, या यमुना के किनारे पर स्थित किसी कदम के पेड़ पर पक्षी बनकर रहना चाहता है। तो उत्तर है गोकुल में ग्वाला बनकर रहना चाहता है। आगे बढ़ते हम। कृष्ण की बाल छवि, कमर में पीली धोती, सिर पर सुंदर चोटी, पैरों में पैजनिया और धूसरित शरीर। कृष्ण के हाथ में क्या है? माखन रोटी, और रोटी यह छीन कर ले उड़ा कौवा, और करोड़ों कलाओं की निधि से यह नछावर करना चाहते हैं कामदेव, और इन पर श्री कृष्ण की छवि पर। सिर पर बाल कृष्ण का वर्णन किस तरह से किया गया है? तो सिर पर मोर मुकुट शोभायान है, सिर पर गोरज शोभामान है, छाती पर वनमाला है, और सिर पर सुंदर पगड़ी लपेटी है। इन तपस्वियों का उल्लेख पद्यांश में आया है। एक नारद मुनि
सुखदेव और महर्षि व्यास। सरल अर्थ देखेंगे, धुरी भरे से लेकर माखन रोटी तक। सरल अर्थ आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ बिल्कुल इसी तरह का स्क्रीनशॉट लेकर आप जवाब इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न तीसरा, भाषा अभ्यास। अब तक हम तकरीबन 20 मार्क्स का रिवीजन कर चुके हैं। 20 मार्क्स का और रिवीजन बाकी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे लेखन, मानक वर्तनी के अनुसार लेखन। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहला शब्द है विश्वास, आप देख सकते हो विश्वास यहाँ पर लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, विश्वास को उसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस यहाँ पर करना है। जैसे आप देख रहे हैं विश्वास किस तरह से लिखा जा रहा है, तो ये विश्वास जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मस्तक, ये मस्तक जो है ये भी इस तरह से लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सही लिखा हुआ है। पत्थर, पत्थर, इस तरह से आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। उस तरह से जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पर दुर्बल दिया गया है, दुर्बल किस तरह से लिखा जाएगा, मतलब हर एक को आप उस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिली है, कि मतलब जिसको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह ये पीडीएफ जो है मैं उसके व्हाट्सअप नंबर पर भेजने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो जब शुरू हुआ तभी मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया था। अंत में भी इंशाल्लाह मैं आपको एंड में नंबर ज़रूर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर 1 अंक मिलने वाला है। 1 अंक की तैयारी हम करेंगे। और कुछ शब्द है, आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ में आप देख सकते हैं। परीक्षार्थी, संयोग, सम्मोहित, चक्रवात, प्रशंसक, विशिष्ट, उत्सुकता, निश्चल, कर्मभूमि, पुलिंदा, पर्ची, आश्वस्त, किंतु, मुंह, गवाते, विद्या। और उससे पहले विश्वास, मस्तक, पत्थर, कुरीति, चिन्ह, इकट्ठा, खूबसूरत, विद्यापीठ, बुद्धि, सुरक्षित, दुर्बल, कस्तूरी, शिष्य, त्रिशूल, व्यक्तिमत्व, आकृति, राष्ट्रपति, विस्मय, अभिषेक, मातृभूमि, औषधिया, शांति, आशीर्वाद, अविश्वास, शुभ चिंतक, परीक्षा, अपनापन, संतुष्ट, खिलौना, मुश्किल, प्रसिद्ध, मिट्टी, ऋतुएं, कालिंदी, पैंजनी, घूंघट, निरंतर और निवृत्त। कार्यवाही, गहवर, अनुकूल, प्रदूषण, जिंदगी, अनुभव, उम्मीद, हरियाली, नागरिक, महोत्सव, प्रसून, सर्जन, सीमित और संस्कृति। आगे बढ़ते हम। बाप रे, यहाँ पर हम देखेंगे आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। बाप रे से एक वाक्य आप बनाएंगे। उसी तरह से तथा के पीछे सहसा, परंतु, अरे रे के सामने, जैसे हमारे जो है विद्यालय के सामने एक वृक्ष है, धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ पर इनको बनाने की आपको प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ आपको मिलेगा, मैंने फिर आप लोगों से कहा है आप प्रैक्टिस करके जो है ये वाक्य बनाएंगे। बहुत आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं कर रहा हूँ। विराम चिन्हों की अगर बात करें तो यहाँ पर सराव मतलब प्रैक्टिस के लिए आप कभी ये कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है विराम चिन्ह वाला, मतलब यहाँ पर जो ये विराम चिन्ह लिखे हैं, यहाँ पर आप कोई कागज़ का टुकड़ा या पट्टी रखकर जो है विराम चिन्हों को, मतलब पूर्ण विराम, तो यहाँ पर किस तरह से पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा, कौन सा चिन्ह यहाँ पर लगा जाएगा, इस तरह से तो वो लिखने की कोशिश आप करेंगे। उसके बाद में अर्ध विराम किस तरह का होगा और अल्प विराम कैसा होगा, और उसके बाद में जो है वो प्रश्न चिन्ह किस तरह का होगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह किस तरह का होगा। यहाँ पर ज़रा इसको दुरुस्त कर ले। यहाँ पर जो है पूर्ण विराम इस तरह से होगा, और मराठी का यहाँ से गलती से हो गया था, अब देख लेंगे इसको अच्छी तरीके से। हाँ, पूर्ण विराम किस तरह से होगा आप देख सकते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। और कभी आप जो है इस हिस्से पर जो है वो आप पट्टी रख दें या कोई कागज़ का फीता वगैरह रख दें, और उसके बाद में आप पूर्ण विराम तो यहाँ पर लिखने की कोशिश करें कि ये क्या है, कौन सा है, तो पूर्ण विराम है। उसके बाद कभी आप यहाँ पर इस तरह से लिखें कि ये कौन सा विराम है, तो विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार है, तो ये अर्ध विराम है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कौन सा है, तो ये अल्प विराम है। ये कौन सा है, तो ये प्रश्न चिन्ह है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे विस्मय आदि बोधक है तो इसको लिखेंगे, अपूर्ण विराम है तो इसको लिखेंगे। इसके अलावा कौन सा आता है कि जैसे ये निशानी आती है,
6 और 9 हम लोग कहते हैं एक अवतरण चिन्ह। एक होता है इन्वर्टेड कोमा, मतलब 66 99 इस तरह की निशानी होती है, दुहरी अवतरण चिन्ह। तो ये भी आगे आएंगे, हम लोग देखेंगे इसको। देखिए ये इसको कहा जाता है इकेहरा अवतरण चिन्ह, ये दोहरा अवतरण चिन्ह। योजक चिन्ह आप ध्यान में रखेंगे, निर्देश चिन्ह, अपूर्ण सूचक और समाप्ति सूचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मुहावरे लिखे और मुहावरे के साथ में उसका अर्थ लिखा है। मेन असल जो है वो अर्थ याद रखना है। जुमला तो हम बना सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन हमको अर्थ याद नहीं होता। तो अर्थ याद करने के लिए मैंने यहाँ पर मुहावरे दिया और मुहावरे के साथ में उनका अर्थ दिया हुआ है। मुहावरे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, इम्तिहान के नुक्ते नज़र से, आगाह कर देना, खाली हाथ लौटना, ज़मीन का निगल जाना, चक्कर काटना, चौपट हो जाना, जेब गरम करना, नाक भौं सिकोड़ना, पाला पड़ना, मन मारना, मुंह लटकाना, सिर खाना, बाल बांका न होना, अंक में भरना, आंखें खुली रह जाना, मन कचोटना, जी चुराना और मुंह ताकना। इसके अलावा मुंह मोड़ना, आसमान से गिरना, डेरा लगाना, आंखें मूंद कर चलना, मौत के मुंह में जाना, भुलावा हो जाना, भरा पूरा अनुभव करना, यादों में जाग उठना, खाली हाथ लौटना, बिना सिर पैर की बातें करना, दंग रह जाना। तो ये कुछ मुहावरे हैं। अब काल पहचानिए। काल पहचानना है, गांव के बच्चे खेल रहे हैं, क्या है, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, सामान्य भविष्यकाल। 7वां अपूर्ण वर्तमान काल। 8वां सामान्य वर्तमान काल। 9वां पूर्ण भूतकाल और 10वां अपूर्ण भूतकाल। 11वां सामान्य भविष्यकाल। 12वां सामान्य भूतकाल। 13 सामान्य वर्तमान काल। 14 पूर्ण भूतकाल। 15 अपूर्ण भूतकाल। 16 पूर्ण भूतकाल। 17 सामान्य भूतकाल। 18 अपूर्ण भूतकाल। 19 अपूर्ण वर्तमान काल। 20 सामान्य भूतकाल। 21 अपूर्ण भूतकाल। 22 अपूर्ण भूतकाल। 23 अपूर्ण भूतकाल। 24 सामान्य भूतकाल। 25 सामान्य भविष्यकाल। 26 पूर्ण वर्तमान काल। 27 पूर्ण वर्तमान काल। 28 अपूर्ण वर्तमान काल। 29 सामान्य भविष्यकाल और 30 है सामान्य भविष्यकाल। 31 पूर्ण वर्तमान काल। 32 सामान्य भविष्यकाल। 33 सामान्य भूतकाल। 34 अपूर्ण वर्तमान काल। 35 सामान्य भूतकाल। 36 सामान्य वर्तमान काल और 37 सामान्य भविष्यकाल। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा। किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाह रहा था। वाक्य परिवर्तन करना है, मतलब काल का परिवर्तन करना है। नेक्स्ट, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगते हैं। नेक्स्ट, मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। नेक्स्ट, मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते कपड़े पहनकर आए। पानी अब निर्मल नहीं रहा। छठा, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दिया। आप चेंजेस देख सकते हो, इसको आप प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैंने फिर कहा PDF आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, मुझे व्हाट्सअप कीजिए आप, आपके नाम के साथ में, आपके स्कूल के नाम के साथ में। वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कह रही है। वह छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म और कर्मभूमि रहेगा। वह बचपन में अपने कमरे में घुस रहा था। उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित हुए। मैंने परछत्ती को धोकर अपना घर बनाया है और पढ़ना भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल रहा था। कुछ दिन हुए, एक अमीर की औरत आई थी। कवि अगले जन्म में गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाह रहा है और कृष्णा पूरे आंगन में खाते खेलते घूमेंगे। कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है और कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट शोभायमान हो रहा था और वनमाला शोभा देती है।
संधि में आप देखेंगे जवाब किस तरह से लिखा जाएंगे। संधि के पूरे जवाब यहाँ पर मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उद्धार, उत अधिक धार व्यंजन संधि है। धर्मावतार, धर्म अधिक अवतार स्वर संधि। निर्विवाद, निह अधिक विवाद विसर्ग संधि। संयोग, सम अधिक योग व्यंजन संधि। युवावस्था, युवा अधिक अवस्था स्वर संधि। सम्मोहित, सम अधिक मोहित व्यंजन संधि। अत्याचार, अति अधिक आचार स्वर संधि। सूर्योदय, सूर्य अधिक उदय स्वर संधि। उपेक्षा, उप अधिक अपेक्षा व्यंजन संधि। कुछ और संधियां हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पीडीएफ में जवाब लिखने में आपको आसानी हो और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे, और जवाब आप बाद में चेक करेंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ देर में इंतज़ार करता हूँ। फिर और आगे बढ़ते हैं हम। सदैव से हमने शुरू किया। सज्जन, नमस्ते, स्वागत, दिग्दर्शक, यद्यपि, दुस्साहस, दिग्गज, राघवेंद्र और संयुक्त। आगे संस्कार, उद्गम, शांति, निर्मल, सर्वेश, महात्मा, सहयोग, निष्कपट, स्वागत, महोत्सव और निश्चय। जवाबात आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। नेक्स्ट, विराम चिन्ह जो हम देख चुके हैं इससे पहले। आगे बढ़ते हम। चौथे पाठ पर हम आ गए, पत्र लेखन। ओंकार, अनीता आप्टे, लता कुंज, सदाशिवपेट, पुणे से व्यवस्थापक नवयुग स्पोर्ट्स कोल्हापुर को खेल की सामग्री मंगवाने हेतु पत्र लिखती है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिनांक, उसके बाद प्रति, माननीय व्यवस्थापक जी, नवयुवक स्पोर्ट्स कोल्हापुर, और यहाँ पर आप लिखेंगे नवयुवक sports@xyz.com, ये ईमेल आईडी होगा। ठीक है। विषय आ जाएगा क्रिकेट खेल की सामग्री मंगवाने हेतु, माननीय महोदय। उसके बाद मूल्य उल्लेख करेंगे, मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। अपने प्रशिक्षण काल में मैंने अपने लिए आपके यहाँ से खेल की सामग्री मंगवाई थी। मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी आप जल्द से जल्द पहुँचा देते थे। आज मैं स्वयं प्रशिक्षक हो गया हूँ, इसलिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। उन चीज़ों की सूची साथ भेज रहा हूँ। शेष रकम सामग्री मिलते ही आपको भेज दी जाएगी। और क्रिकेट सामग्री की सूची इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने सूची बनाई है। क्रमांक, खेल की सामग्री और संख्या। जैसे यहाँ पर देखेंगे बैट 10 नग, पैड जो है वो 12 नग, ग्लव्स जो है वो 12 नग, गार्ड जो है वो 8 नग और बेल्ट जो है वो 12 नग। आशा है यह खेल की सामग्री आप जल्द भेजेंगे। धन्यवाद किया, भवदीय। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर एड्रेस और आपका ईमेल आईडी। इस तरह से ये लेटर पूरा हो जाएगा। आप चाहे तो लेटर का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे और एक लेटर है, आपके विद्यालय की सैर का वर्णन करने वाला पत्र अपनी सहेली या मित्र को लिखना है। मैं लेटर पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, टाइप आप देख सकते हैं। पूरा लेफ्ट हैंड साइड से पूरा लेटर लिखा हुआ है। ये पूरा आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा लेफ्ट हैंड साइड से लेटर लिखा हुआ है। बिल्कुल भी पैराग्राफ नहीं बनाया है, इसी तरह से आपको लिखना है। और सब नाम, पता से लेकर सारी चीज़ें, दिनांक और एड्रेस, उसके बाद में ईमेल आईडी, मुख्य विषय, और उसके बाद में अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सब कुछ पूरा के पूरा लेफ़्ट साइड से आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें। और एक लेटर, अपने ग्राम, नगर या महानगर से संबंधित अधिकारी को बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनाने हेतु पत्र लिखना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा शुरुआत से, यहाँ पर आप देखेंगे दिनांक, प्रति, एड्रेस आ गया, उसके बाद में ईमेल आईडी आ गया, विषय आ गया, मुख्य विषय आ गया, अंत आया, यहाँ पर अंत कर दिया भवदीय के साथ में। उसके बाद में अजय मेहता, आपका नाम यहाँ पर आया। यहाँ पर पैसेज करना ज़रूरी था, मतलब यहाँ पर तो गलती से हुआ ये। अजय मेहता नीचे नाम आएगा, भवदीय के बाद यहाँ पर एड्रेस आ गया, राधानगर मुंबई, और यहाँ पर ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पत्र है जो एग्ज़ाम में इस तरह के पत्र हो सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह इस तरह के कुछ पत्र आपको इम्तिहान में देखने को मिल सकते हैं, जिनमें ख़राब कनेक्टिविटी के लिए पत्र हो सकता है बीएसएनएल को, और खाता खोलने के लिए हो सकता है बैंक में, 8 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को हो सकता है, चाचा को जन्मदिन के दिन पर जो है उपहार के लिए धन्यवाद पत्र देते हुए, महानगर पालिका में फैली गंदगी की शिकायत करते हुए जन्मदिन की बधाई देने के लिए,
पुस्तकें मंगवाना या औषधियाँ मंगवाना, ऐसे बहुत सारे पत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट है गद्य आकलन। गद्य आकलन, राजा जनक अपने उपवन में टहल रहे थे। उनके मन में अनेक चिंताएं थी, अनेक प्रश्न उन्हें घेरे हुए थे, जिनका कोई स्पष्ट उत्तर खोजने में वह ऐसे निमग्न थे कि उनका जरा भी ध्यान उपवन की शोभा की ओर नहीं था। संध्या होने लगी थी। पक्षी दिन भर के श्रम से थक चुके थे और अपने बसेरों को लौट रहे थे। कुछ पक्षी पेड़ों की डालियों पर बैठे पंख पसार कर अपनी थकान उतार रहे थे। उनके चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था। राजा जनक के कानों तक कोई आवाज़ पहुँच नहीं रही थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। राजा जनक अचानक सचेत हुए। ओह, आज कितना अंधकार है! कौन सा दिन है आज? क्या आज अमावस्या है? तो हमने प्रश्न देखो किस तरह से तैयार किए। सबसे पहला प्रश्न हमने तैयार किया कि उपवन में कौन टहल रहा था। दूसरा, राजा जनक का ध्यान किसकी शोभा की ओर नहीं था। तीसरा, पक्षी संध्या के समय कहाँ लौट रहे थे और राजा जनक ने के कानों तक क्या नहीं पहुंच रही थी। तो इस तरह से 4 प्रश्न तैयार करेंगे। गद्य आकलन का प्रश्न आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर और एक जो है पैसेज है, आकाश में ग्रहों का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है। आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, या आपके लिए मेरा होमवर्क है। यहाँ पर आपको 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, इस तरह से आपको कुल मिलाकर यहाँ पर 4 प्रश्न तैयार करने की कोशिश करना है। कहानी है बारहसिंगे की। देखिए किस तरह से लिखी जाएगी। बारहसिंगे के सिंग और पाव। शुरुआत में हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसका जो है उन्वान दिया, मतलब जिसको कहते हैं कि हमने जो है यहाँ पर टाइटल दिया है। टाइटल के बाद में आपने कहानी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पैराग्राफ है। कहानी जो है वो तकरीबन यहाँ पर आप देखेंगे पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हुआ यहाँ पर। और उसके बाद में हमने एंड में यहाँ पर शिक्षा दी है कि शिक्षा मतलब यहाँ से किस तरह से जो है इस कहानी के ज़रिए हमें शिक्षा मिलती है कि सुंदरता से उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट एक और कहानी है, शब्दों से बनाना है शैली, जल, तस्वीर और अंगूठी। तो मेल मिलाप कहानी का नाम है। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पर मौजूद है, कहानी का नाम लिखा है मेल मिलाप। और ये मेल मिलाप से कहानी किस तरह से बनी है, कहानी भी पूरी लिखी हुई है। और पूरी कहानी लिखने के बाद आप देखेंगे आखिर में यहाँ पर सीख भी दी हुई है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा रक्षक के लिए जो है विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन सुरक्षा रक्षक चाहिए। हमारा बैंक के अलग अलग शाखाओं के लिए एटीएम सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति तुरंत संपर्क करें। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास है। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष। और संपर्क करना है सुरक्षा सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, 512 पोस्टल कॉलोनी चेंबूर। दूरभाषा क्रमांक दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है हमारा बैंक @xyz.com। घड़ी, टॉप मॉडल की घड़ियाँ सबको पीछे छोड़े, मेरी प्यारी घड़ी देखो, टाइटन से रिश्ता जोड़ो। घड़ियों में घड़ी टाइटन घड़ी, बहुत ही न्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। विशेषता क्या है? 2 साल की गारंटी है, अलग अलग रंगों में उपलब्ध है, तरह तरह के मॉडल्स और किफ़ायती दाम में। उपयोगिता क्या है? दिन रात चलना, कभी ना थकना, कभी ना बिगड़ना। संपर्क न्यू वॉच कंपनी, स्टेशन रोड, दादरपुर, मुंबई नंबर 14। दूरध्वनि, कोई भी आप फेक दूरध्वनि दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ और विज्ञापन है जो आपको इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षक की आवश्यकता है। तो शिक्षक की आवश्यकता के लिए धुलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले साबुन की आवश्यकता पर आप बना सकते हो। उसके बाद में चेतक कंपनी जो है साइकिल का विज्ञापन बना सकते हो। बाज़ार में जो है सौंदर्य प्रसाधन मिलते हैं, क्रीम हो या फिर साबुन हो, उसका ऐड कर सकते हो। मेगा मॉल में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वेबसाइट का ऑफ़र विज्ञापन तैयार कर सकते हो। मंगल सफ़र एजेंसी का विज्ञापन बना सकते हो। आपको अपना ऑफिस किराए पर देना है या समाचार पत्र में विज्ञापन देना है, इसके लिए तो किस तरह से विज्ञापन देंगे। आइसक्रीम पार्लर का विज्ञापन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपको पूछे जा सकते हैं। निबंध लेखन सबसे आखिरी सवाल होगा। निबंध लेखन में आप याद रखेंगे 5 टाइप के निबंध आपको पूछे जाएंगे। पहला आत्मकथात्मक निबंध, दूसरा वैचारिक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध में आप देख सकते हैं जैसे फटी पुस्तक की आत्मकथा हो गया, फूल की आत्मकथा हो गया, पेड़ की आत्मकथा हो गया, ठीक है। उसके बाद में वैचारिक निबंध में समाचार पत्र की आवश्यकता, विज्ञान के चमत्कार। उसके बाद में तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में कौन से हो सकते हैं? जैसे ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे,
मेले में 2 घंटे और विज्ञान प्रदर्शनी में 2 घंटे। चरित्रात्मक निबंध में मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय नेता और मेरा प्रिय शिक्षक। कल्पना प्रधान निबंध में यदि मोबाइल ना होता, यदि मेरे पंख होते, यदि मैं मुख्याध्यापक होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक निबंध है, जल है तो कल है। किस तरह से लिखा है आप देख सकते हो। कितने पैसेजेस यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, तकरीबन 4 है। ये 5वां पेज। इतना बड़ा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब 5 पेज तो नहीं होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर पेज का एक टाइप दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। आगे बढ़ते हैं हम। वर्तमान विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग, इसका भी आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ देर हम इंतज़ार करेंगे। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। मैं पंछी बोल रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। सब इम्पोर्टेंट निबंध है जो मैंने आपको बताया। और आज के इस सेशन में तकरीबन पौने 2 घंटे के आसपास का वक्त हुआ हमारा, और हमने जो है वो हिंदी संयुक्त का पूरा पैटर्न आपको समझाने की कोशिश किया। और इसके अलावा कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, यकीन जानिए अगर आप 2 घंटे का वक्त निकाल कर ये पूरा रिवीजन, महा रिवीजन एक मरतबा देख ले, एक और मरतबा देखने की कोशिश करें। बार बार पढ़ने से बेहतर है अगर आप यूट्यूब पर इसको देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपको जवाबात भी आसानी से पता चलेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश तो यही रहेगी कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें खोजने की कोशिश की और सारी चीज़ें जो ऐड करने की कोशिश की है। और मुझे यकीन है कि एसएससी का जो पर्चा होगा हिंदी का, इसमें से तकरीबन मैं समझता हूँ 95-98% का जो है हिस्सा वो इसी में से रहेगा, ऐसे मुझे उम्मीद है और मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। बस अब अल्लाह बेहतर जाने। और आप लोग पढ़ाई करते रहे और शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग शरीक रहे आज के सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह करे कि आपका हिंदी का पेपर, और बल्कि पूरे जो भी पेपर्स आप दे रहे बहुत अच्छे से आप उसको लिख पाए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जितने लोग शरीक हुए हैं सभी को जो है मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। और सभी बच्चे बहुत अच्छे से करते रहे, इंशाल्लाह जो है वो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो हम लोग यहीं पर थोड़ा सा स्टॉप करते। एक लाइव सेशन इंशाल्लाह आपके साथ में संडे के दिन करने का इरादा है, जिसमें हिंदी और मराठी में आपको जो डिफ़िकल्टीज़ है वो इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं अगर संडे को मौका मिलता है तो संडे को ज़रूर मैं जो है वो एक सेशन लेने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात कि एक शेर के साथ मैं आपसे विदा लूँगा कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। फिर से एक बार बहुत सारी दुआएं। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।